हेलो गाइज, कैसे हैं? गले में मेरी प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा। एक्चुअली मैं लॉकडाउन की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा हूँ ऑफलाइन ना, इसी की वजह से हमको लग रहा है कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग ठीक हैं? चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। आइए हम उस दिन ईसीजी का लेक्चर मैंने फर्स्ट डाला था, उसमें मैंने कुछ गलतियां तो नहीं की थी, लेकिन मुझे लगा था मैं पूरा रिकॉर्डिंग उसी एक ही वीडियो में डाल दूँ, लेकिन मेरे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या चार्जिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो कैंसिल कर गया था। तो उसी को मैं आज कंप्लीट कर दूं। वहाँ पे हम कुछ आधा ही कंप्लीट किए थे। जहाँ तक उम्मीद है कि हम वो लेक्चर कंप्लीट हम केवल ईसीजी की परिभाषा दिए थे और उसको थोड़ा सा समझाए थे ना जी। तो ईसीजी का परिभाषा जो मैंने दिया था, ईसीजी मैंने बताया था कि ईसीजी वन हार्ट बीट जनरेट होने के बाद एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद, ऐसे बता सकते हैं, वो एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो वन हार्ट बीट जनरेट होता है उसके द्वारा जो ग्राफ शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हार्ट बीट हमें सुनाई देता है उसके कारण जो हमें ग्राफ के माध्यम से वो शो करता है, एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हार्ट एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद वन हार्ट बीट जनरेट होने के कारण जो ग्राफिकल शो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ईसीजी। ऐसा ही है ना। एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हमें इम्पल्स सुनाई देता है ना, एक बीट जो सुनाई देता है उसके द्वारा ग्राफ को शो करना क्या कहलाता है? ईसीजी। मैंने यही लिखवाया था कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट generation of impulse its graphical representation then is known as ECG। मतलब कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट जनरेशन ऑफ इम्पल्स इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ईसीजी। मतलब कि एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हार्ट बीट के द्वारा ग्राफ शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ये जो ईसीजी है ये इम्पल्स कुछ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पल्स जनरेट होता है हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं जी? 4 चेंबर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं। और राइट आर्टिया में ही हमारे एसए नोड होता है। क्या होता है? एसए नोड। और एक एबी नोड होता है। राइट आर्टिया में एक एसए नोड होता है, एक एबी नोड होता है। ये यहाँ इधर ट्राइकस्पिड वाल होता है, इधर बाइकस्पिड होता है, सेमिनार वाल होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, इधर इंफीरियर वेना का होता है, इधर तुम्हारा ओटा होता है। तो ये सब चीजें होता है, ये हार्ट होता है। तो मैंने बताया था कि ये जो एसए नोड आपका दिखाई दे रहा है यह हार्ट के पूरी एक्टिविटी या कंट्रोल या रिलैक्सेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मैंने ये सारा डिस्कस किया था। अगर नहीं डिस्कस किया था, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। मैंने हार्ट का क्लासेस लिया था, इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो हार्ट ही का होगा। तो फिलहाल मैं यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, तो सोचा तो उसमें हम आपको एक बीच में मैंने क्लासेज एक कंबाइन होने की वजह से मैंने आपको ईसीजी स्टार्ट किया था। तो ईसीजी मैंने सोचा कि लेक्चर डालकर कंप्लीट कर दूं। तो
ठीक। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पल्स की बात मैंने कर रहा हूँ ना, ये हमारे इस एसए नोड से ही क्या होता है, जनरेट होता है। यही इसी कारण कहा जाता है हार्ट को क्या कहा जाता है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब यह होता है कि हम लोग का जो हार्ट होता है ना, वो खुद ही इम्पल्स बनाता है और खुद ही क्या करता है, सेट करता है। यह हमारे ब्रेन का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है, इसीलिए इसे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। मायोजेनिक का मतलब कि ये सूचना को खुद ही बनाता है और खुद ही वेंट्रिकल वाल या किस वाल में क्या करता है, सेट करने का काम करता है। तो मैंने बताया था कि ये जो एसए नोड होता है इसे हम साइनो आर्टरियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। ये आर्टियल रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसे आर्टियल नोड कहा जाता है। ये जो एसए नोड होता है यह क्या करता है, हमारे हार्ट के सूचना को क्या करता है, जनरेट करता है, या इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। और ये जो सूचना जब जनरेट करता है तो ये किसके पास भेज देता है, एबी नोड के पास। और एबी नोड के पास जब भेज देता है तो ये सूचना को वेंट्रिकल वाल में क्या करने का काम करता है, सेट करने का काम करता है। इसीलिए एबी नोड को पेस सेटर कहा जाता है और ये सूचना को बनाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिख लेना अपने कॉपी में कि एसए नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि एसए नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है। मैंने बता दिया कि पेस मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सूचना को जनरेट करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर। और ये हमारा एबी नोड ये सूचना को सेट करता है वेंट्रिकल वाल में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। आया समझ में। तो ये कह रहा है कि एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो एक वन हार्ट बीट सुनाई देता है उसके द्वारा जो ग्राफ शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। ऐसे बोल सकते हैं कि इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हार्ट बीट सुनाई देता है उसके द्वारा ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। ये जो ईसीजी मैंने बताया था कि डिस्कवर जो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किए थे विलियम इंथोवेन ने किया था, विलियम इंथोवेन ने किया था। लेकिन इनको ये तो डिस्कवर कर दिए थे लेकिन ये यूज नहीं किए थे। तो यूज को जो किया था वो अगस्तस वालम ने 1887 में क्या किया था, खोज 1887 में इनका क्या किया था, यूज किया गया था ना। तो कहाँ पे किए थे, हॉस्पिटल लंदन में किए थे मई के महीना में। तो आइए हम अगले स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक भी मैंने किया होगा कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कंप्लेन कर या उसमें क्वेश्चन डालकर आप पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये दिक्कतें आ रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को रोजाना देख रहे हैं तो अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कतें हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो यही सोचूंगा ना कि मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ ये बच्चे देख रहे हैं इनको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा है। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में छुट्टियाँ लॉकडाउन है लेकिन मेरी पढ़ाई लॉकडाउन नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए, आप रेगुलर तरीक़े से घर पर भी अपने क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए हम बात करते हैं अगले स्टेप की ये लिखना है तो लिख लो। लिखना है लिख लो, नहीं मिटा दे रहा हूँ। अगर हम इलेक्ट्रोड का यूज हम बताएं, जैसे कि जो इलेक्ट्रोड मैंने आप ईसीजी का बताया था कि इलेक्ट्रोड हार्ट रीजन में लगा दिए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ लगाते हैं। एक्चुअली मैंने तो बोल दिया कि हार्ट के पोजीशन पे जहाँ हार्ट पाया जाता है उसके वाल पे क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं या अपर सरफेस पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं।
तो मैंने ये एक्यूरेट नहीं बताया था आपको कि ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपने देखा होगा किसी मूवी या पिक्चर में कि वो इलेक्ट्रोड तार जैसे होते हैं वो हमारे बॉडी सर्किट पे चिपका दिए जाते हैं, वो क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन आज ये क्लासेस करने के बाद आपको क्या समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि वो इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पे लगाते हैं और कितना लगाते हैं तो सही आता है, कितना नहीं लगाते हैं तो क्या करता है सही नहीं आता है। तो आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड यूज इलेक्ट्रोड यूज इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये जनरली मेड ऑफ मेटल का बना होता है। मेटल का बना होता है, मेटल का इसलिए बना होता है कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें आसानी से करंट और उसमें पास कर जाते हैं, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोड होता है किसका बना होता है मेटल का। मेटल में कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब जो आयरन हुआ, ये कॉपर हुआ, ये सब जो मेटल है ये क्या है हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो किसी भी मेटल का ये इलेक्ट्रोड बन सकता है। तो इसमें ये कोई जिक्र नहीं होना चाहिए कि मेटल कौन सा मेटल में कोई भी ना, सभी मेटल की तो एक ही खासियत होती है ना, सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं जनरली हमारे 3 पोजीशन पे एडजस्ट किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं 3 पोजीशन में। फर्स्ट राइट आर्म, राइट आर्म, सेकेंड लेफ्ट आर्म, थर्ड की बात करें तो इसे हम एंकल ज्वाइंट पर भी करते हैं। एंकल ज्वाइंट, इसमें 2 पोजीशन समझ में आ रहा होगा, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, लेकिन एंकल ज्वाइंट नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपका जब बोन का क्लासेस लूँगा, स्ट्रक्चर आप बोन का जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम ज्वाइंट नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तभी तो इसको हम बताऊंगा ना। तो अगर डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा आप जैसे कि ज़्यादा आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं आगे क्लासेस लूँगा। तो फिलहाल में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और मैं इसको थोड़ा सा देखिए, राइट आर्म का मतलब कि राइट जो भुजा है आपके जस्ट यहाँ के नीचे में निचले पोजीशन पे लगा दिए जाते हैं, लेफ्ट वाले के भी निचले पोजीशन पे क्या कर दिए जाते हैं लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे ना। और ये एंकल ज्वाइंट जो होता है जस्ट आपके ये निचले हिस्से में पाया जाता है पैर में, जैसे कि जहाँ पे रेडियल टिबिया फैबुला क्या करते हैं, टिबिया फैबुला जहाँ पे खत्म होते हैं और मेटाटार्सल स्टार्ट होता है, बीच में जो आगे गुठनी जहाँ पर गुठनी नहीं करते हैं, गुठनी पाया जाता है, वो वहीं पे ये जॉइंट पाया जाता है, वहीं पे क्या किया जाता है इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। लेकिन वहाँ पे यूज ना हो जाने की वजह से पैर के तलवे में जस्ट उसी के नीचे लगा दिया जाता है। तो ये एंकल जॉइंट होता है, ये लेफ्ट आर्म होता है, ये राइट आर्म होता है। ये लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, एक और पॉइंट है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका ग्राफ आएगा। तो इसे लिख सकते हैं ट्रिपल स्टार डालकर, मोर इलेक्ट्रोड यूज मोर क्लियरिफिकेशन। क्लियरिफिकेशन साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए, मोर इलेक्ट्रोड यूज मोर क्लियरिफिकेशन, मतलब जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा वो जो ग्राफ आपको शो करेगा एकदम फ्रेश होगा, अब साफ दिखाई देगा और किसी भी प्रकार की उसमें एरर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रोड अधिक लगवा केसेज में, किसी भी प्रकार का अगर ये हार्ट संबंधित केसेज है तो इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा ही क्लियर आपका ग्राफ आएगा, इसी जितना फ्रेश आएगा, किसी भी प्रकार का उसमें एरर नहीं होगा। तो ये हाँ क्लियरिफिकेशन
और एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन भी उसी क्लेरिफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन ग्राफ सही शुरू करेगा। ये लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इंक डाल दें इसमें थोड़ा सा। हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल ईसीजी लिख लीजिए। नॉर्मल ईसीजी ग्राफ अगर बात करें, नॉर्मल ग्राफ ईसीजी की बात करें, अगर नॉर्मल ग्राफ ईसीजी की बात करें तो नॉर्मल ग्राफ ईसीजी की बात करें नॉर्मल ग्राफ ईसीजी की बात करें तो ऐसा ग्राफ होता है। ये हमारा पी वेव होता है, ये हमारा क्यू वेव होता है, ये हमारा क्यू आर वेव होता है, ये हमारा एस वेव होता है, ये हमारा टी वेव होता है। टी वेव ये हमारा वेव है। पी वेव ये फिगर बना लीजिए। ये नॉर्मल ईसीजी होता है। जैसे कि पहले तो नॉर्मल ईसीजी हमें पता करना पड़ेगा ना कि नॉर्मल ईसीजी ग्राफ कैसे होगा, तभी तो हम किसी डिजीज के बारे में हम आसानी से क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, बता लेंगे, उसके बारे में अच्छी फिगर से हमें कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए कि नॉर्मल ग्राफ कैसा होता है। ये फिगर बना लीजिए। फिगर अच्छा बना है ना जी? हाँ अच्छा तो बना है। ये किसी भी प्रकार का इसमें स्लोप में इधर उधर मत करना, एकदम जैसा बनाना है वैसा बनाना, नहीं तो पता चलेगा बाद में कंपेयर करने में आपको दिक्कतें आने लगेगी। मतलब कि ये ग्राफ आप टेढ़ा बना दिए, वहाँ पे कंपेयर करने लगे तो कैसा जी आपको ये ग्राफ ऐसे बनाया है, यहाँ पे सेम है। तो जैसा मैं बनाया हूँ वैसा ही बनाइएगा, क्योंकि तनी से ये ग्राफ अगर रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ तो आपका पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बात वेव की बात करें तो ये जो वेव होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव।
तो जो पॉजिटिव होता है वो हमारा पी क्यू आर होता है, पी क्यू आर डिफ्लेक्शन। और जो तुम्हारा नेगेटिव जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्यूएस होता है, क्यूएस डिफ्लेक्शन। ये हमारा टीवी भी इसमें आ जाता है, तो पॉजिटिव में आ जाता है, इसलिए वो दोबारा नहीं सॉरी डिपोलराइजेशन में आ जाता है, दोबारा डिपोलराइज करता है, तो इसलिए हम इसको इसी में रखते हैं। पी क्यू आर जो होता है हमारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और जो क्यू एस जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ये दोबारा आ जाता है, डिपोलराइजेशन हो जाता है। तो आपको इसमें बात बताएंगे आपको, तो इतना जानते रहिए कि वो जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ये हमारा नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो मिटा दी। लाभ अच्छा है। अगर देखो अगर अब इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो पी वेव था ना, जैसे कि ये हमें समझ में आना चाहिए ना कि सर पी वेव क्या है, क्यू वेव क्या है, आर वेव क्या है, एस वेव क्या है, टी वेव क्या है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो फिलहाल में ये चीज़ें रिप्रेजेंटेशन पहले जान चाहिए, कौन सा दिखते सॉरी पी वेव क्या है, क्यू वेव क्या है, आर वेव क्या है, एस टी वेव क्या है। तो जो पी वेव जो होता है हमारा जो पी वेव हमारा जो होता है, इसे आर्कुलर आर्कुलर डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड, इसे एस ए नोड को हम साइनो आर्टियम नोड बोलते हैं। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूचना को इम्पल्स फॉर्मेशन यह सूचना को बनाता है, इसलिए पेस मेकर कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टियम नोड होता है। ये जो हम देखिए पी वेव को हम आर्कुलर डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड, देखिए आर्कुलर का मतलब ये आर्टेरियल रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसे आर्कुलर बोलते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब कि डीपोलराइजेशन का मतलब कि ये एस ए डीपोलर, देखिए पोलराइजेशन का मतलब होता है सूचना को बनाना, डीपोलराइजेशन मतलब उल्टा हुआ, डी का मतलब उल्टा। जैसे कि एस ए नोड से हमारा सूचना तो बना होगा, सूचना बनने के बाद जब वो ए भी नोड के पास गया होगा तो ये हमारा सूचना दोबारा क्या आ गया होगा, दोबारा आ गया होगा ना, दोबारा ए बी नोड के पास सॉरी एस ए नोड के पास आ गया होगा। उसी को हम क्या बोलते होंगे, डीपोलराइजेशन। किसी कारणवश या आर्कुलर रीजन या आर्टेरियल रीजन में किसी दिक्कतें की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई दिक्कतें हुई होगी तो उसकी वजह से ये जो इम्पल्स हो गए होंगे वो क्या होंगे, डीपोलराइज हो गए होंगे। तो आर्कुलर डीपोलराइजेशन का मतलब कि ये जो सूचना जनरेट हुआ है उसको क्या दोबारा पोलराइज होकर दोबारा आ गया होगा, इसी वजह से इसे डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन आप एस ए नोड देखिए, यहाँ पे एस ए नोड का मतलब हुआ कि ये जो साइनो आर्टेरियल नोड हुआ वो दोबारा इम्पल्स यहाँ पे आ जाता है, इसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड। अगर हम पी क्यू की बात करें, पी क्यू वेव की बात करें
तो आर्कुलर सिस्टोल, आर्कुलर सिस्टोल, आर्कुलर सिस्टोल। सिस्टोलिक का मतलब होता है कंट्रैक्शन। क्या होता है? कंट्रैक्शन। देखिए, सिस्टोलिक का मतलब होता है कंट्रैक्शन, मतलब कि जब आर्कुलर रीजन कंट्रैक्शन करता है, मतलब कंट्रैक्शन मतलब वो कंट्रैक्शन अवस्था में आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पीक्यू वेव। पीक्यू वेव हमें यह शो करता है कि आर्कुलर रीजन क्या हुआ है? कंट्रैक्ट अवस्था में आया है, तो इस ये पीक्यू वेव होता है। ये लिख लीजिएगा, ये सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्ट, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स ना। तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। इसके मैंने फैलना होता है, इसमें थोड़ा सिकुड़ना होता है। ये लिख लीजिए। अगर क्यू आर एस की बात करें, अगर क्यू आर एस की बात करें तो क्यू आर एस को हम कंप्लीट वेव बोलते हैं। कंप्लीट वेव बोलते हैं। वो आर कंप्लीट वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या वेंट्रिकल सिस्टोल। देखिए, क्यू आर एस को हम कंप्लीट वेव बोलते हैं। कंप्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक खत्म हुआ था, तो ये कंप्लीट वेव है ना। तो बाद में हम बताएंगे कंप्लीट वेव इसका मतलब क्या होता है। वहाँ पे जैसे कि जितना ज़्यादा ये क्यू आर एस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही हार्ट बीट होता है। मतलब ज़्यादा का मतलब कि उनकी संख्या, नंबरिंग से हम काउंट कर लेंगे कि हार्ट बीट इनका कितना हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर एस इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। क्यू आर एस इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट, मतलब कि क्यू आर एस जितना ज़्यादा रहेगा, जब जितना ज़्यादा उसमें क्यू आर एस रहेगा उतनी हार्ट बीट हम उसमें काउंट कर लेते हैं। बाद में हम बताएंगे। तो ये देखिए, कंप्लीट वेव बोलते हैं इसे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब कि जो हार्ट जब हार्ट रिलैक्स किया, ऊपर वाला वेंट्रिकल जब रिलैक्स किया होगा तो ये वेंट्रिकल वाल क्या किए होंगे? कंट्रैक्ट किए होंगे। जब कंट्रैक्ट किया होगा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व खुले थे उस समय, वो आर्कुलर रीजन जब सिस्टोल किया होगा तो ये समय क्या करते हैं, जो वेंट्रिकल वाल जब सिस्टोल अवस्था में आता है तो ये वाल क्या कर जाते हैं? बंद हो जाते हैं। मतलब कि ट्राइकस्पिड वाल बाइकस्पिड वाल उस समय क्या कर जाता है? बंद कर जाता है। और उस समय जो साउंड क्रिएट होता है उसे हम लॉग बोलते हैं। जब सेमुलर वाल क्लोज होते हैं तो उस समय जो साउंड क्रिएट होता है डॉग होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट साउंड कितने होते हैं? वैसे तो हार्ट साउंड 4